साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे बाउमेन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आज अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं और आज 9th श्रृंखला है कोशिका में। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों का डिमांड है कि लंबा वीडियो दे, तो मैं इस बारे में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि लंबा वीडियो अभी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि उसमें फंड एक इशू है और वो जैसे ही मुझे मैनेज हो जाएगा मैं प्रॉपर बोर्ड लेके आऊँगा, डिजिटल बोर्ड। तो जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता है तब तक हम यही 15 मिनट 18 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बना सकते हैं। तो मैं लेकिन लगा हुआ हूँ और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, एक दिन में 2 वीडियो या रोज़ ही आप कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डालूं ताकि सिलेबस आपका पूरा हो सके। और विश्वास रखिए कि सिलेबस हम पूरा कराएंगे, नहीं तो वन शॉट या दूसरे किसी और लोगों का रिसोर्स पर्सन, किसी और दूसरे के रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। तो ये एक बात है। बंद करो उसको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है लिविंग वर्ल्ड में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर ये जानना चाहते हैं कि जो लकड़ी का निर्माण होता है उसमें सेल वॉल का कौन सा पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेल वॉल का परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता कैसा है, तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा और जो अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मैं एक बात कहता हूं कि ये जो मेरे वीडियोस हैं वो मास्टर की जैसे हैं, हर एग्ज़ाम में ये सूट बैठेगा। किसी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा एक्सटेंडेड आपको लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको हमेशा ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, कभी भी आपको ये लॉस नहीं देगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो आज जो मेरा मतलब टॉपिक है वो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। और इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत चीज़ों को आप जानेंगे जो अब तक आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहली बात कि ये एक डेड स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है कि ये एक मृत स्ट्रक्चर है। इसको छोड़ करके बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित पूरा सेल होता है वो लिविंग में गिनती आता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का संरचना है, ये डेड स्ट्रक्चर में गिनती आता है और रिजिड होता है। ये खास बात क्या है, ये रिजिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ये लचीला स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात कि ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है कि दो मतलब परमिएबिलिटी को लेकर के 3 वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पारगम, यानी जिससे पानी और पानी में घुलनशील सभी पदार्थ बहुत आराम से जा सकेगा, आ सकेगा। दूसरा होता है अर्ध पारगम, सेमी परमिएबल। उसमें क्या होगा कि पानी जा सकेगा लेकिन पानी में घुलनशील हर चीज़ नहीं जा सकेगा उस होकर के, तो उसको हम लोग अर्ध पारगम बोलते हैं। एक होता है सेलेक्टिवली, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होगा कि जो छेद मतलब जो कोई भी अगर स्ट्रक्चर है उसके छिद्र हैं, उनसे छोटे आकार के वस्तु भी ज़रूरी नहीं है कि उससे वो क्रॉस कर जाए। तो उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, लेकिन इतना जानना है कि ये सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पारगम्य है, यानी परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कि पानी तथा पानी में घुलनशील पदार्थ सेल वॉल से आसानी से गुजर सकता है। ये ध्यान में रखना है कि परमिएबिलिटी शब्द का मतलब समझना। आप रट लेते हैं, बहुत लोग याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने से केवल नहीं होगा। थोड़ा इसका बढ़ाओ ना। तो याद करने से केवल नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि इस परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि ये सेल वॉल कोशिका का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी उस सबसे बाहरी दीवार है। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कहाँ कहाँ लिविंग वर्ल्ड में यानी मतलब जो जीव का संसार है वो कहाँ कहाँ सेल वॉल मिलेगा, किस किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लांट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं के अलावे फंगी, जो कवक जिसको आप लोग बोलते हैं, फंगी में भी सेल वॉल पाया जाता है। और बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है।
लेकिन फर्क क्या है इन तीनों में? तीनों जगह सेल वॉल है, लेकिन जैसे आप सिंपल समझिए कि बाउंड्री आप बनाते हैं तो कई जगह आप देखेंगे कि बाउंड्री कंक्रीट का होगा, कई जगह बाउंड्री जो है लकड़ी का बनता है, कहीं बांस का बनता है, और बहुत सारे जब आप फॉरेस्ट एरिया में रिसोर्ट में जाएंगे तो एक अलग तरह का बैम्बू होता है, लिविंग बैम्बू, उसको किनारे किनारे लगा दिया जाता है, तो वो अपने आप में उस प्रेमिसेस के लिए एक बाउंड्री का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिए कि जो मटेरियल पे निर्भर करेगा, बाउंड्री सब है लेकिन मटेरियल सब जगह क्या है, अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लांट पादप कोशिकाओं में भी आपको सेल वॉल मिलेगा। जो फंगी है, कवक कोशिका, जो मशरूम खाते हैं आप, तो वो कवक की श्रेणी में आता है। तो मशरूम जो भी है तो वो एक समझिए कि एक प्रकार का कवक ही एक प्रकार का फंगी है, तो उसके सेल वॉल, उसका जो सेल है उस पर हमको सेल वॉल मिलेगा। और जो बैक्टीरिया है जो तरह तरह की बीमारी फैलाता है और बहुत यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है, केवल हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है, तो वहाँ भी पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है मटेरियल जो सेल वॉल बनने का? यहाँ मुख्यतः यह सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के साथ में हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, देखेंगे आगे हम लोग कि कौन कौन सा प्लांट कोशिका के सेल वॉल में मटेरियल पाए जाते हैं। तो यानी अभी मुख्य रूप से सेल्यूलोज, देखिए ये सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ पे देखेंगे फंगी में तो वो काइटिन का बना होता है, काइटिन एक मॉलिक्यूल है, उसको याद रखिएगा। और बैक्टीरिया में देखिएगा तो पेप्टिडोग्लाइकेन, मैं उच्चारण कर देता हूँ, ये आसान है, पेप्टिडो, देखिए पेप्टिडो ग्लाइकेन, ग्लाइकेन। तो एक ये तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रवृत्ति का है, लेकिन तीनों कार्बोहाइड्रेट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यह भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो आपको जानना चाहिए कि सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जो और भी उसमें कुछ चीज़ मिले हुई है, लेकिन बेसिक ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। ये ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये तीन जगह में पाए जाते हैं, लेकिन तीनों जगह में जो उसका मॉलिक्यूल है जिससे वो बना हुआ है वो अलग है। काम तीनों जगह, तीनों का लगभग एक जैसा रहेगा। अब आप आइए देखिए कि एक जो पादप कोशिका है, तो उस पादप कोशिका का हम सेल वॉल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं मुख्य रूप से। तो ये जो आप देखते हैं ना, तो समझिए कि ये एक सेल 1 है, ये एक सेल 2 है, एक सेल 3 है, एक सेल 4 है, सेल 5 है, 6 है, 7 है। तो यहाँ पे मतलब प्लांट कोशिका का जब भी डायग्राम बनेगा तो इसी प्रकार से बनता है। ये जो निकला हुआ तो समझिए ये पुच्छी नहीं है, बल्कि ये मतलब दूसरा सेल का पार्ट है। तो दिखाने के लिए इसी तरह, क्योंकि प्लांट कोशिका जो है बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, एनिमल कोशिका के बीच में थोड़ा गैप मिल सकता है हमको, लेकिन पादप कोशिका एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इस तरह से सटा हुआ रहेगा। बीच में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल होता है। तो ये भी, ये जो है इस सेल का मतलब जैसे सेल अगर मान लीजिए 1 मान लेते हैं इसको, सेल 1 का सेल वॉल है, और ये जो है समझिए अगर मान लीजिए कि सेल सेंटर है, तो सेल सेंटर का ये सेल वॉल है। तो ध्यान में रखना कि ये भी सेल वॉल है, यह भी सेल वॉल है, लेकिन ये जो सेल वॉल है इस सेल का है, और ये जो सेल वॉल है वो इस सेल का है। ये जो सेल वॉल है वो यहाँ बगल में एक सेल होगा उसका है, ये जो है यहाँ बगल में एक सेल वॉल होगा उसका है, ये जो है इसके बगल में एक सेल वॉल होगा उसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। तो गौर से देखिए यहाँ कई सेल्स दिख रहे हैं, तो ये सिंबॉलिकली आप आराम से समझ सकते हैं, अब इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है इस सेल का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए। तो ये एक सेल वॉल है, यह भी एक सेल वॉल है। इन दोनों सेल वॉल के बीच में आप देखिए पर्पल कलर से जो मैंने दिखाया है, ये दोनों के बीच में, उसको हम लोग मिडिल लेमेला कहते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए ये एक मिडिल लेमेला है जो कि अगल बगल के कोशिकाओं के सेल वॉल को सेल वॉल के बीच में पाया जाता है, और यह कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये आपको याद रखना है कि ये कैल्शियम रिच होता है, जो मिडिल लेमेला है वो कैल्शियम रिच होता है, और ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग कैल्शियम रिच कहते हैं। और ये सीमेंटिंग मटेरियल है। ये वॉल देखिए, इस वॉल को बीच में ये जोड़ने का काम करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये कोशिका भित्ति मैंने देखा है कि अगल बगल के सेल वॉल को दर्शाया गया है। और ध्यान दीजिए कि दो अगल बगल के सेल वॉल को एक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो अगल बगल के सेल वॉल की, अगल बगल के सेल्स के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है।
तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें अगल बगल के सेल वॉल्स को दिखाया है, दोनों सेल वॉल के बीच में जो एक सीमेंटिंग मटेरियल है, जोड़ने वाला, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है सीमेंटिंग यानी जोड़ने वाला लेयर है, और ये बना रहता है कैल्शियम पेक्टेट का यानी कैल्शियम रिच ये लेवल लेयर है, और ये दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये ध्यान में रहेगा आपको। और प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आसपास के सेल के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए दो हमारा रूम है, और उन दोनों रूम के बीच में एक हम पाइप डाल दें, तो इस पाइप से होकर उस पाइप के बीच में हम लोग कोई भी सामान को आना जाना कर सकते हैं, या एक रूम से दूसरे रूम के बीच में जो गेट होता है वो गेट के थ्रू हम लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। तो ये समझिए कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ये ध्यान में रखना है कि दो पड़ोस के सेल के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में कौन स्ट्रक्चर मदद करता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा। या प्लाज्मोडेस्माटा किससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, तो सेल वॉल से है, ये ध्यान में रखना है। आगे हम लोग अगर देखें सेल वॉल का कार्य क्या है, तो सबसे पहला ये रिजिड शेप प्रदान करता है क्योंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। दूसरा है कि ये सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है। तीसरा है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियस है बाउंड्री होगा तो उसका काम प्रोटेक्शन होगा। एक लास्ट काम जो है ऑस्मोलरिटी यानी परासारिता, ये ध्यान में रखिए, उसको मेंटेन करता है। ऑस्मोलरिटी का मतलब समझिए कि जैसे ये कोई एक स्ट्रक्चर है, इसमें सपोज कीजिए कि पानी ज़्यादा हो गया, तो इसको कैसे कब मेंटेन करेगा, या पानी कम हो गया तो उसको कैसे मेंटेन करेगा, तो उसी को हम लोग यानी पानी तथा उसके अंदर में जो आयंस हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, तो वो कौन करता है, ऑस्मोलरिटी, वो सेल वॉल मेंटेन करता है। जैसे इस डायग्राम में इसको हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये सेल का अंदर का चीज़ बहुत गाढ़ा होता है, इसको हम लोग किसी पानी में डाल देंगे तो लगातार पानी इसके अंदर चला जाएगा, जाते जाएगा। तो अगर सेल वॉल नहीं हो तो ये फट जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे बैलून में आप अगर हवा भरते जाइए तो बैलून क्या होगा, एक समय के बाद फट जाएगा। लेकिन उसी बैलून को एक बोतल के अंदर डाल दीजिए, या एक काठ के बक्सा के अंदर डाल दीजिए, या एक लोहा के बक्सा के अंदर डाल दीजिए, और उसको उसमें हवा भरते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बैलून उस जिसमें भी डाले हैं, बोतल में डाले हैं या बक्सा में डाले हैं, उसके दीवार से टकराएगा, तो उसके बाद उसमें हवा नहीं जाएगा क्योंकि वो दीवार उधर से उसको रोक देगा फैलने से। उसी प्रकार से प्लांट सेल में क्या होता है कि पानी अंदर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से टकराता है तो सेल वॉल उधर से एक प्रेशर एग्जर्ट करता है और पानी के मूवमेंट को रोक देता है। तो इस प्रकार से वो ऑस्मोलरिटी जो हम लोग बोलते हैं उसको मेंटेन करता है सेल वॉल। तो ये बहुत बड़ा रोल है, यह भी एक काम है उसका। आगे एक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने मतलब ये जो सेल वॉल है इनको ये छोटा सा पोर्शन को मैंने काट के दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि जो सेल वॉल होते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 प्रकार के सेल वॉल पाए जाते हैं। तो ये गौर से देखिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, जैसे इस तरह का एक सेल को दिखाया हम लोग, और एक सेल है। दो सेल को अगल बगल का जो दो सेल्स हैं उन दोनों सेल्स को दिखाने का प्रयास हुआ है इस डायग्राम में। तो ये ध्यान में दीजिए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये व्हाइट कलर का जो है इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जो कि सभी सेल्स में रहेगा। ये जितने भी पादप कोशिका है उसमें ये प्राइमरी सेल वॉल रहेगा ही रहेगा। उसके नीचे जो ये पर्पल कलर का देख रहे हैं ना, ये जो लेयर आपको दिख रहा है दोनों तरफ, यानी दोनों सेल में ये पाया जाएगा। तो ये मेच्योर, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, मेच्योर होना शुरू होगा, तब जाके ये सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होता है। और एक बात समझना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, और इसमें हेमी सेल्यूलोज और थोड़ा पेक्टिन का भी मात्रा रह सकता है। तो ध्यान रखना है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, इन चीज़ों का प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बना रहता है। सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाएगा तो उस कंडीशन में प्लांट का सेल जिंदा भी रह सकता है और वो मृत भी हो सकता है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जब तक है तो सेल वो जिंदा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, अगर एज ए होल प्लांट जिंदा है तब। तो ये एक बात ध्यान में रखना है। तीसरा जो एक है कि टर्सरी सेल वॉल, ये हो गया प्राइमरी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी, 3 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो जो टर्सरी सेल वॉल है वो एकदम से मैच्योर जब हो जाएगा, जब लकड़ी आप काटते हैं बीच का, जैसे आप कभी लकड़ी काटे होंगे, देखे होंगे गोल गोल, तो बीच में देखिएगा कि एक साल इस तरह का डार्क कलर का नजर आएगा। यहाँ जो सेल्स हैं
वो सेल समझिए कि टर्सरी सेल वॉल का बना हुआ, वहाँ पे जो सेल है टर्सरी सेल वॉल वहाँ बन चुका है। ये ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लकड़ी का कभी कटा हुआ हिस्सा दिखिएगा, बीच में जो आपको रिंग जैसा नजर आएगा, जिसको हम लोग साल कहते हैं, जब आप लकड़ी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको साल दीजिए, तो यही साल है। तो इसका क्या महत्व है कि ये मृत है। मृत मतलब जैसे ही टर्सरी सेल वॉल बन गया, जैसे हम क्या बोले, प्राइमरी अगर पौधा जिंदा है और तो प्राइमरी सेल वॉल केवल है तो वो सेल जिंदा रहेगा। सेकेंडरी सेल वॉल बन गया तो हो सकता है कि वो मृत भी हो जाए सेल या जिंदा भी रह जाए। लेकिन यदि टर्सरी सेल वॉल बन गया उसके अंदर, तो उस सेल का डेथ होना है। तो जो अभी हमने एक डायग्राम दिखाया था इस तरह का, ये जो रीजन दिखाया था बीच वाला, इस रीजन में जितने भी सेल्स हैं सब डेड सेल्स हैं, और यही हमारे लिए एक लकड़ी का खूबसूरती प्रदान करता है। तो टर्सरी सेल वॉल में ध्यान रखना है कि ये सेल्यूलोज नहीं रहता है। यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिसको याद रखना है कि टर्सरी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं रहेगा, उसके बदले में लिग्निन और उसके साथ में कुछ जो रेजिन्स हैं, वैक्स हैं, जो वाटर यानी पानी और पेस्ट, जो कीड़ा मकोड़ा, जैसे साल का लकड़ी का कोई फर्नीचर बना रहेगा तो उसमें घुन नहीं लगता है, और जो असल्ला का बना रहेगा उसमें घुन लग जाएगा। तो यानी उसमें जो मटेरियल पाए जाते हैं वो मटेरियल वाटर रेसिस्टेंट भी होगा, यानी पानी में भी। आप देखिएगा कि पहले ज़माना में पुल बनता था लकड़ी का, सैकड़ों साल, मतलब 200 साल 300 साल तक वो लकड़ी पानी में डूबा हुआ, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर में जो मटेरियल है वो वाटर रेसिस्टेंट है। लिग्निन एंड वैक्स मतलब बाकी पदार्थ है। पेस्ट रेसिस्ट, उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये लकड़ी का जो मतलब पौधा से जो लकड़ी हमको प्राप्त होता है वो टर्सरी वॉल के कारण होता है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। जैसे अब गेहूँ, ये जो मतलब छोटे पौधे होते हैं, जो सीजनल पौधे होते हैं या झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, वो एक लकड़ी हमको प्रदान नहीं कर पाता क्योंकि उनके कोशिकाओं में टर्सरी सेल वॉल का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन जो वुडी प्लांट है, जैसे सागवान है, सखुआ है, शीशम है, तो इस तरह के जो पौधे हैं वो एक लकड़ी हमको प्रदान करता है वैल्यूएबल, जिससे हम लोग तरह तरह का सामान बनाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? टर्सरी सेल वॉल बनने की वजह से होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि सेल वॉल के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे आप लोग, डिटेल में जाने होंगे। और एक बात मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों का जो डिमांड है कि रेगुलर मतलब हो, तो रेगुलर तो मैं मेंटेन कर दूंगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। और आप लोगों से भी एक मेरा निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद कीजिए। मैं चाहता हूं कि एक सच्चा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप बच्चों तक पहुंचे। ज़्यादातर बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वो एकदम रटने के दौड़ में शामिल है, जिसके वजह से वो बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। जैसे ही क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा बढ़ता है वो फड़फड़ाने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब 17वीं बीपीएससी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा और 71वीं का देना चाहूँगा। 17वीं के पैटर्न पे जिसने भी पढ़ा, 71वीं वो उनका 10 टाइम फीस हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह से पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट को इस पैटर्न पे पढ़िए। और मतलब टेक्स्ट बुक के लिए मैं एकदम कहता हूँ, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, जो बच्चे मुझसे पर्सनली मतलब गाइडेड हैं, पर्सनल मेंटरशिप में मेरे, मैं उनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, उसको मार के, पीट के, डांट के एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। तो आप एनसीईआरटी एकदम पढ़ें। जो साइंस की किताबें हैं उसमें भी मैंने कहा है कि आप एनसीईआरटी को 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहिए। वो आपके लिए आधार किताब होना चाहिए, न कि इधर उधर का जो मतलब पीडीएफ फलना ढकान, इसके चक्कर में नहीं रहिए मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आप हासिल करें, अच्छी सफलता प्राप्त करें, बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करें, जल्दी प्राप्त करें, तो आप टेक्स्ट बुक पे ज़रूर जाइए। और जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस पैटर्न पे पढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ, उस पैटर्न पे पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ये आज के लिए इतना ही संदेश है। थैंक यू।